Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you're new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is capital budgeting process. So let's get started the video. Capital budgeting is a complex process as it involves decisions relating to the investment of current funds for the benefit to be achieved in future. एंड द फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल बजटिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमारे पास करंट फंड्स हैं, जो भी पैसा हमारी कंपनी में है उसे हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे कि हम फ्यूचर में उससे बेनिफिट्स ले सकें, रिटर्न ले सकें। और हमें पता है कि जो फ्यूचर है हमेशा अनसर्टेन होता है, और हो सकता है कि जिस उम्मीद से हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमें इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा, हो सकता है कि हमें लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए कैपिटल बजटिंग जो है एक डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हाउएवर द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, लेकिन फिर भी हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक को यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को एनालाइज करते हैं और एक सही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को चूज करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप हैं। नंबर 1, identification of investment proposals. The capital budgeting process begins with the identification of investment proposals. The proposal or the idea about the potential investment opportunities may originate from the top management or may come from the rank and file worker of any department or from any officer of the organization. तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस जो है हमेशा एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के साथ स्टार्ट होता है। मीन्स हमारे पास काफ़ी सारे प्रपोजल्स होंगे जिनमें से कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा प्रपोजल हमें चूज करना है। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। हमेशा हमारा कैपिटल बजटिंग का जो प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के साथ स्टार्ट होता है। मीन्स आपके पास काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है, और ये प्रपोजल्स आपके पास एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके पास आ सकते हैं। हो सकता है ये सुझाव जो है कि आपके कोई भी प्रपोजल हो सकता है वो आपको टॉप मैनेजमेंट रिकमेंड कर दे, या किसी भी डिपार्टमेंट ऑफिसर से आपको कोई प्रपोजल्स मिल जाए। जैसे कि हम अपने कई बार किसी को बताते हुए सुना होगा कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन फ्यूचर हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ इस तरह के प्रपोजल्स हमें रिसीव होते हैं अपनी कंपनीज में। तो जो भी प्रपोजल्स हमारे पास आते हैं किसी भी लेवल से, चाहे वो कोई ऑफिसर लाए, चाहे वो कोई टॉप मैनेजमेंट हमें वो प्रपोजल दे, या कोई भी फाइल वर्कर ऑफिस का कोई भी मेंबर हमें वो प्रपोजल बताए कि एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो ये सारे प्रपोजल्स जो हैं कुछ इस तरह से हमारे बिजनेस में जनरेट होते हैं। तो जो भी प्रपोजल्स हैं पहले हम उन सबको एनालाइज करते हैं। एनालाइज कौन करता है? हमारे बिजनेस में जो भी डिपार्टमेंटल हेड है, फाइनेंस का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, टेक्निकल्स का है, कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो उस प्रपोजल्स को एनालाइज करते हैं कि क्या एनालाइज करते हैं अंडर द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, हमारे बिजनेस की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली क्या वो प्रपोजल सही है। फिर हमारे पास जो भी प्रपोजल हमें सही लगते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड को एनालाइज करते हुए ठीक लगते हैं, तो वो जो प्रपोजल्स हैं वो किसको सेंड करती है? वो भेजती है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी को। और ये सब होता है हमारी जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो कुछ इस तरह से प्रपोजल को एनालाइज करने के बाद जो लार्ज कंपनीज हैं, बिग साइज कंपनीज हैं, वो अपनी कंपनी में एक कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी को सेटअप करती है, जो कि हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उनको एनालाइज करती है। और टू द ऑफिसर्स कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और जैसा भी हमारा प्रपोजल्स है, जिस कैटेगरी से है,
हो सकता है कि उस प्रपोजल को हम किसी कंसर्न्ड ऑफिसर जो उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के बारे में कुछ जानकारी रखता हो, किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के पास हम उस प्रपोजल को भेज सकते हैं। हो सकता है कि जो पर्टिकुलर ऑफिसर है उसको उस प्रपोजल के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हो, तो वो उस प्रपोजल को एनालाइज कर सकता है। Next is second point, screening the proposals. The expenditure planning committee screens of various proposals received from different departments. तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रीनिंग द प्रपोजल्स। तो हमारी जो एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी है, जितने भी प्रपोजल्स उन्होंने रिसीव किए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, वो उसे प्रॉपरली स्क्रीन करेंगे, एनालाइज करेंगे। और जो हमारी कमेटी है, the committee views these proposals from various angles to ensure that these are in accordance with the corporate strategies or selection criterion of the firm and also do not lead to departmental imbalances. तो हमारी जो एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी है, जो भी प्रपोजल्स उन्होंने रिसीव किए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उसे वो प्रॉपरली एनालाइज करेगी और ये देखेगी क्या वो प्रपोजल्स हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली हैं, और जो उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड किया है उसके बेस पे है। और वो जज करेगी जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, इसकी वजह से हमारे कोई भी डिपार्टमेंटल इम्बैलेंसेस तो नहीं होंगे, किसी प्रकार के कुछ इश्यूज तो क्रिएट नहीं होंगे हमारे कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी करती है। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल्स। द नेक्स्ट स्टेप इन द कैपिटल बजटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रपोजल्स। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को हम इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी कि जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को हम इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा प्रपोजल हमें कितने साल में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी देगा। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक में। There are many methods which may be used for this purpose, such as payback period method, rate of return method, net present value method, internal rate of return method, etc. May be classified as number 1 independent proposals, number 2 contingent or dependent proposals, and number 3 is mutually exclusive proposals. तो students इन proposals को इन प्रपोजल्स के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, फिक्सिंग प्रायोरिटीज। तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को, काफ़ी सारे प्रपोजल्स को इवेल्यूएट करने के बाद हमारे जितने भी प्रपोजल्स ऐसे होंगे जो कि अनप्रॉफिटेबल होते हैं, अनइकोनॉमिक होते हैं, उन्हें आप स्ट्रेट अभी रिजेक्ट कर देंगे। मीन्स उस पर किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उस पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं करेंगे, टोटली रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो भी प्रपोजल्स आपके लिए, आपकी फैक्ट्री के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्टेबल प्रपोजल्स हैं, कि आप उन पर तुरंत पैसा इन्वेस्ट कर दो। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंड्स की जो लिमिटेशन है हमेशा रहती है, चाहे आपकी कंपनी बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, जितना भी हो, लेकिन फंड्स की जो लिमिटेशन होती है वो हमेशा हर कंपनी में होती है। तो जितने भी आपके पास प्रपोजल्स हैं, रिजेक्ट करने के बाद उन सभी प्रपोजल्स को आपको रैंक करना होगा। मींस डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से प्रपोजल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, और आपको प्रायोरिटीज फिक्स करनी होगी कि कौन सा प्रपोजल्स नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है आपके लिए। आपको प्रायोरिटीज फिक्स करनी पड़ेगी कि किस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले पैसा इन्वेस्ट करें, उस पर काम करें। तो प्रायोरिटीज फिक्स कैसे की जाती हैं, आपको देखना होगा उसकी अर्जेंसी क्या है, उसमें रिस्क कितना है और उसमें प्रॉफिट्स कितना इन्वॉल्व है। तो इस स्टेप में हम
प्रायोरिटीज को फिक्स करती हैं, जो भी प्रपोजल्स हैं उन्हें रैंक करते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, फाइनल अप्रूवल एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे प्रपोजल्स हैं जिनको हमने इवैल्यूएशन कर लिया है और सभी क्राइटेरिया जिसमें हमारे फुलफिल हो चुकी हैं, फाइनली हम उनको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में शामिल करेंगे। हमारे ऐसे प्रपोजल्स जिसमें कि अब इन्वेस्टमेंट जो है कम इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब कम पैसा लगेगा उस पर, वो वाले जो प्रपोजल्स होते हैं वो हम लोअर लेवल्स पर छोड़ देते हैं ताकि उन पे जो है एक्शन तुरंत किया जा सके, उस पर इन्वेस्ट, उस पर काम जल्दी शुरू किया जा सके। The capital expenditure budget lays down the amount of estimated expenditure to be incurred on fixed assets during the budget period। तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है ये क्या काम करता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो होता है एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है कि इतना खर्चा इस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स पर हो सकता है इस पर्टिकुलर ड्यूरिंग द बजट पीरियड के दौरान। तो ये काम होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, इम्प्लीमेंटिंग प्रपोजल्स। Preparation of capital expenditure budgeting and incorporation of a particular proposal in the budget does not itself authorize to go ahead with the implementation of the project। तो स्टूडेंट्स, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट तैयार करते हैं या किसी पर्टिकुलर प्रपोजल को इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारा जो प्रपोजल है वो अपने आप ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए हमें पहले तो एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अपनी अथॉरिटी से कि जितना भी अमाउंट हमने इस पे स्पेंड करना है उसकी हमें परमिशन लेनी पड़ती है। जिस भी प्रपोजल को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पर कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा उसके लिए हमें एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अथॉरिटी से, और वो अथॉरिटी होती है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को रिव्यू करती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेकआउट करती है इन द चेंज सर्कमस्टांसेस। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बदलती हैं उस दौरान हमारे प्रोजेक्ट की क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो सब कुछ हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कमेटी जो है रिव्यू करती है। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। वो टाइम हो सकता है आपका 6 मंथ्स भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 2 इयर्स भी हो सकता है, या 3 मंथ्स भी हो सकता है, 4 मंथ्स भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दी जाती है कि इस दौरान आपका इस टाइम पीरियड के बीच में आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो एक्सपेंडिचर होते हैं, कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की, वो भी बहुत ज़्यादा ना हो, ज़्यादा देरी ना हो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, और उस पर ज़्यादा खर्चे, ओवररन्स, हमारी जो कॉस्ट है, खर्चे हैं वो ज़्यादा ना हो। तो काफ़ी सारी नेटवर्क टेक्निक होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जैसे कि PERT है, CPM है, वो सब हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, परफॉर्मेंस रिव्यू। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में जो हमारा लास्ट स्टेज होता है, लास्ट स्टेप होता है, वो होता है इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट हमारे अंडर चल रहा है, जिस प्रपोजल को, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना होता है। और इवैल्यूएशन कब होता है? जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम ऑडिट करते हैं। और ऑडिट किस तरह किया जाता है? जो भी हमारे प्रोजेक्ट पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है उसका कंपैरिजन हम करेंगे बजटेड वन से। मींस जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था हमने एक बजट तैयार किया था कि इस प्रोजेक्ट पे हमारा इतना अमाउंट, इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, इतना खर्चा हो सकता है। लेकिन जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो टोटल ओवरऑल उस पर कितना एक्सपेंडिचर लगा इन एक्चुअल, इन रियल में, तो वो हम कंपैरिजन करते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपैरिजन होता है, जो भी प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है उससे हमें एक्चुअल में
इन रियल में कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट पर। जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जितनी इन्वेस्टमेंट हमने उस पर की, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमें उससे कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। और जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उससे पहले हमने क्या सोचा था कि जब ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे। एक अनुमान लगाया था, एस्टिमेट लगाया था कि इतने रिटर्न्स हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मिलेंगे। लेकिन आज की डेट में एक्चुअली हमें उस प्रोजेक्ट से कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो उन दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे। द अनफेवरेबल वेरिएंसेस इफ एनी, तो अगर किसी तरह के हमारे एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंसेस पाया जाता है, अगर किसी तरह हमारे जो रिटर्न्स हैं उनमें डिफरेंसेस पाया जाता है, मींस अनफेवरेबल वेरिएंसेस मींस एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, एस्टिमेटेड से ज़्यादा हो रहा है, जो हमने एस्टिमेट लगाया था उससे कहीं ज़्यादा हमारे खर्चे हो रहे हैं, और एक्चुअल में जो रिटर्न हमें मिल रहा है अगर वो कम मिल रहा है, जो कि हमने सोचा था कि हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली में हमें जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, हमें जो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट से, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इट मीन्स जो हमारी वेरिएंसेस हैं, डिफरेंसेस हैं, अनफेवरेबल है हमारी कंपनी के लिए। तो हमें वो चेकआउट करना होगा कि क्या कारण है कि हमारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो गए हैं इस प्रोजेक्ट पे, हमारे जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हमें मिल रहे हैं इस प्रोजेक्ट से। तो वो सारी चीज़ें हमें चेकआउट करनी पड़ती हैं, और अगर किसी तरह के ऐसे डिफरेंसेस हैं, अनफेवरेबल वेरिएंसेस हैं, तो उसके लिए हमें तुरंत एक सही एक्शन लेना होगा, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो आगे इन फ्यूचर अच्छा चले, ज़्यादा नुकसान ना हो। तो जितना जल्दी हम एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा हमारी कंपनी के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस तरह से हम अपने बिजनेस में परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं हर प्रोजेक्ट की, हर प्रपोजल्स की जो भी हमारे अंडर काम कर रहा है। So students, in this video you have learned about the steps of capital budgeting. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.